वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस आज देखने वाले हैं, जिसमें आपका मैथ का 20 प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैथ का सोल्यूशन अभी मैं नहीं प्रोवाइड करा रहा हूं। तो जीके जीएस का जो 80 महत्वपूर्ण सवाल है उसको देखेंगे, जो आपका उत्पाद पुलिस के साथ साथ बिहार पुलिस फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोग गेस करते चलिएगा। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है संसदात्मक, ठीक है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति? पहला का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स विधायिका के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 आपका है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस देखिए डिस्क्रिप्शन के साथ करते चलेंगे फ्रेंड्स, जहाँ पर डिस्क्रिप्शन की जरूरत रहेगा वहाँ पर मैं डिस्क्राइब करते हुए चलूँगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितने बार संशोधित किया गया? तो मात्र एक बार संशोधित किया गया है। ठीक है, और ये संशोधन कब हुआ था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? तो 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसी समय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको संशोधन किया गया था। और इस संशोधन में क्या हुआ था फ्रेंड्स? आपका समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है फ्रेंड्स, कब? 1976 ईस्वी और 42वें संविधान संशोधन के तहत। तीसरा नंबर सवाल आपका है तीसरा नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, यह केवल राज्यसभा को प्राप्त है। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा फ्रेंड्स कुछ टाइम के बाद में। तो जो स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लिया। एप्लीकेशन देखिए रिव्यू में गया हुआ है फ्रेंड्स, अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। जैसे ही पब्लिक होगा फ्रेंड्स 1 से 2 दिन समय लग सकता है, आप लोग को लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चौथा नंबर सवाल को देखें, राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुलवाद का समर्थन करती है। 5वां नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जॉन रस्किन्स अनटू द लास्ट, जियोनी सर्टोरी डेमोक्रेटिक थ्योरी, फिर है पामर एंड परकिंस इंटरनेशनल रिलेशंस, जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो देखिए 5 नंबर सवाल का कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है ना? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी है जो आपका फ्रेंड्स व्हील ऑफ हिस्ट्री युग्म सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो व्हील ऑफ हिस्ट्री जो बुक है इसका लेखक कौन है? तो राम मनोहर लोहिया है। बाकी सब ये जो सुमेलित है फ्रेंड्स, इसका है जो लेखक ये है, इसका है जो ये है, और इसका है जो ये है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दे दिया आपका व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो सभी लोग याद रखिएगा, जो व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो इसके जो लेखक है कौन है? तो राम मनोहर लोहिया है। ठीक है, कौन है? तो राम मनोहर लोहिया है जो इसके लेखक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा, ये सुमेलित आपका नहीं है। 6ठा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? तो देखिए, संघीय व्यवस्था का तत्व आपका प्रतिबद्ध नौकरशाही, ये आपका संघीय व्यवस्था का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखें, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? संवैधानिक उपचार को कहा गया था अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 में जो वर्णित है संविधान उपचारों का अधिकार, इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। 8 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? 8 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिएगा। संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
कार्यपालिका की शक्तियाँ, शासक एवं शासित के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना एवं संगठन। 9 नंबर सवाल को देखें, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो टोटल 22 भाषा का उल्लेख है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8वीं अनुसूची में मूलतः कुल टोटल कितना था फ्रेंड्स? तो आपका पहले 14 भाषा था, ठीक है, लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर करके बढ़ाया गया है। तो मूल संविधान में मूलतः कुल रूप से कितने? टोटल 14 भाषा थे, लेकिन अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल भी पहले भी बताया था फ्रेंड्स। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी है जो 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो ये देखिए 71वें संविधान संशोधन 1992 में, याद रखिएगा 71वें संविधान संशोधन 1992 में आपका नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसी तरह से फ्रेंड्स अभी टोटल 22 हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? गेस कीजिए 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मौलिक कर्तव्य है ना, तो आपका अनुच्छेद 51 के 1 में मौलिक कर्तव्य का आपका किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का पहले कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, जब संविधान बना था तो उस समय इसका कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स बाद में क्या हुआ कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आपको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आपका भारतीय संविधान में के भाग कितना, भाग 4 के क में, ठीक है, भाग 4 के क में इसको शामिल किया गया। ठीक है, और अनुच्छेद कितना? तो 51 के 1 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है फ्रेंड्स? तो टोटल है जो वर्तमान में 11 है। इसके पहले 10 था फ्रेंड्स, लेकिन 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, केमा 86वां संविधान संशोधन 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया फ्रेंड्स, अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो 11 है। ठीक है, 42 में जब जोड़ा गया था तो टोटल कितना, 42वां संविधान संशोधन में तो 10 ही जोड़ा गया था, लेकिन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और बढ़ गया। और कौन सा संविधान संशोधन? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत। तो अभी वर्तमान में 11 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहाँ डिस्क्रिप्शन की जरूरत है वहाँ मैं करते चलूँगा। 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निःशुल्क कानूनी सहायता, ये आपका भारतीय संविधान में नहीं था। 12 नंबर सवाल है, 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो देखिए 12 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसूची 12वीं जोड़ी गई थी। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सा अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची आपको जोड़ी गई। 13 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो चलिए संविधान का 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य 13 का, ये तो आपका सुमेलित है क्योंकि इसी में जोड़ा गया था। संविधान का 52वां संविधान संशोधन दल बदल ये निरोध कानून से संबंधित, ये भी सुमेलित है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज, ये भी बिल्कुल सही है। संविधान का 44वां केंद्र राज्य संबंध, ये जो सुमेलित आपका नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स जो 84वां संविधान संशोधन है वो केंद्र राज्य संबंध से सुमेलित ये नहीं है, क्योंकि 84वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2001 में पारित हुआ था ये, तो ये हुआ था फ्रेंड्स। तो इसमें क्या था कि लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समय थोड़ा दीजिएगा। तो जो 84 यानी 84वां संविधान संशोधन हुआ था वो केंद्र राज्य से संबंध नहीं है। इसके तहत यह निर्णय लिया गया था 2001 ईस्वी में जब ये हुआ था संविधान संशोधन, तो इसमें निर्णय लिया गया था कि 2026 तक आपका लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये है आपका 84वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद रखिएगा फ्रेंड्स, चारों। 14 नंबर है, भारतीय संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? देखिए भारतीय संसद 3 अंग से मिलकर के बना होता है फ्रेंड्स, इसके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें जो एक होता है जो राज्यसभा होता है वो क्या होता है? उच्च सदन होता है और अस्थाई सदन होता है। ठीक है,
लोकसभा निम्न सदन होता है और अस्थायी सदन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर, निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सुमेलित है, अभी कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कौन सुमेलित है? ऐलान ए हक बिपिन चंद्रपाल, ये आपका गलत है। अल हिलाल डॉक्टर जा, ये भी गलत है। तहजीब उल इखलाक सर सैयद अहमद खां, ये आपका सुमेलित है। युगांतर अरविंद घोष, ये सभी जो गलत है। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तहजीब उल इखलाक सर सैयद अहमद खान सुमेलित है। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक क्या था? पत्रिका था जिसका शुरुआत इन्होंने किया था, सर सैयद अहमद खान ने सुमेलित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला सवाल को देखते हैं, और इसमें देखिए जो युगांतर है फ्रेंड्स, तो युगांतर भी पत्रिका ही था, लेकिन ये अरविंद घोष नहीं था। युगांतर का प्रकाशन कौन किया था फ्रेंड्स? तो इसका देखिए आ रहा है आपका वारिंद्र, याद रखिएगा। युगांतर का था वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने इसका किया था, ना कि अरविंद घोष ने इसका किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका अभी आप लोग याद रखिएगा। अल हिलाल पत्रिका है जो फ्रेंड्स, इसका प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है, ना कि आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था। तो अल हिलाल याद रखे फ्रेंड्स, अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और ये तो आपका सुमेलित ही है। और युगांतर का भी मैंने बताया फ्रेंड्स, युगांतर पत्रिका का प्रकाशन जो किया था किसने किया था? तो वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने इसका किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। 17 नंबर सवाल को देखिए, मलुकदास एक संत कवि थे, कहाँ के थे फ्रेंड्स? तो 17 का डी होगा, काड़ा के थे। ठीक है, मलुकदास काड़ा के एक संत कवि थे। ये आपका काड़ा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए उत्तर प्रदेश में काड़ा एक नाम का गांव है, वहीं का ये मलुकदास आपका संत कवि थे। कड़ा सी, ठीक है फ्रेंड्स, कड़ा जो कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। 18 नंबर सवाल है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, किसके शिष्य थे? तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा फरीद के ये आपका शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के। 19 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यह साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था, आपका दांडी वाला कर रहा है ना, तो ये तो सही है। समुद्र किनारे के दांडी गांव में इसका अंत हुआ था, असत्य है ना, तो ये भी आपका सही लग रहा है। महात्मा गांधी ने समुद्र किनारे नमक बनाया था, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका। फिर डी में है, यह पूर्ण रूप से पैदल यात्रा थी। तो क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए फ्रेंड्स, हो जाएगा महात्मा गांधी के दांडी मार्च के संबंध में असत्य कथन है, महात्मा गांधी ने समुद्र किनारे नमक बनाया था। देखिए महात्मा गांधी इसके बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो सही है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हुआ था फ्रेंड्स आपका 12 मार्च, कितना? 12 मार्च याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से इन्होंने आपका यात्रा शुरू किया था। इसके बारे में थोड़ा समय दिया, मैं पूरा डिटेल इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी है जो साबरमती आश्रम से दांडी मार्च आपका शुरू किए थे। गांधी जी ने कितने अपने 78 साथियों के साथ लगभग 385 किलोमीटर, कितना फ्रेंड्स? 385 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात ये लोग हैं जो 5 अप्रैल, कितना? 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी गांव पहुंचे थे, और पहुंचे थे 5 को, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी गांव में प्राकृतिक नमक को हाथ में उठाकर सांकेतिक तौर पर नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक है, अंतःप्रश्नतः कथन असत्य, यही आपका हो जाएगा। कौन सा? तो यही कि महात्मा गांधी ने समुद्र के नमक बनाया था, नमक बनाया नहीं था फ्रेंड्स, यहाँ पर जा करके इन्होंने नमक को हाथ में उठाकर सांकेतिक तौर पर, ठीक है फ्रेंड्स, तो उस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर यही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। समुद्र के किनारे के दांडी गांव में इसका अंत हुआ था, तो वहाँ ये भी सही है।
और यह पूर्ण रूप से पैदल यात्रा थी। वहाँ जाकर के महात्मा गांधी ने समुद्र किनारे नमक बनाया था, नहीं फ्रेंड्स, नमक नहीं, वहाँ पर जाकर के 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर शीट में है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दे रहा है। ठीक है, 20 नंबर सवाल को देखिए, जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो गवर्नर जनरल कौन था? ये सब क्वेश्चन तो बहुत बार मैं बताया हूँ फ्रेंड्स, आप लोग गेस करिए इसका। तो 1857 की क्रांति हुई थी तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर भीमबेटका की खोज हुई थी। ये भीमबेटका कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, से बार बार पूछा जाता है। तो भीमबेटका की खोज कब हुई थी? तो इसका याद रखिएगा, भीमबेटका खोज 1957 ईस्वी में हुआ था। कितना हुआ? तो 1957 ईस्वी में हुआ था। भीमबेटका में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर भीमबेटका की गुफाओं की खोज है जो 1957-58 में हुआ था। किसने किया था? तो डॉक्टर वीएन वाकनार के द्वारा यह किया गया था। और ये जो आपका भीमबेटका जो है फ्रेंड्स कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में ये आपका ये पड़ता है भीमबेटका। ऐसे पूछा जाता है कि भीमबेटका कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। इसका खोज 1957-58 देता है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखें, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार भी किया गया था? चलिए 22 नंबर सवाल का अच्छा है। तो इन्होंने टोटल है जो कितना 11 मांग किए थे। कितने टोटल? 11 मांगे थे। ठीक है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे गए पत्र में कितने मांग की थी? तो 11 मांगे की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 22 नंबर सवाल का डी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए, 23 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? 23 का करेक्ट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। 24 नंबर, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम अस्थाई जीव के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये आपका मेहरगढ़ से मिले हैं फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 25 नंबर सवाल आपका है कि मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है? तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्म के द्वारा है। मीमांसा दर्शन में कहा गया है कि कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। लॉर्ड कर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। चलिए इसका तो सभी को पता होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। 26 का डी होगा। 27 नंबर सवाल देखिए, उस भाषा का नाम बताएं जिसे मध्यकालीन भारत में शिविर भाषा के नाम से जाना जाता था। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्दू भाषा। ठीक है, उर्दू भाषा को शिविर भाषा के नाम से मध्यकालीन भारत में जाना जाता था। 28 नंबर सवाल है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी? तो कौन थी ये 28 का? तो ये आपका हुगली थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सुमेलित क्रम में है? एनी बेसेंट यंग इंडिया, महात्मा गांधी न्यू इंडिया, बीजे तिलक केसरी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी मराठा। तो निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो यहाँ पर तो आपका सही आंसर आपको दिख गया होगा फ्रेंड्स 29 का, तो गेस करें। तो आपका सी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीजे तिलक केसरी इसका ही संपादक थे ना। बीजे तिलक केसरी सुमेलित है फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अंग्रेजी भाषा में। देखिए ये मराठा है जो आपका मराठा है ना फ्रेंड्स, तो मराठा तथा मराठी भाषा में केसरी पत्रिका निकाली गई थी। तो केसरी पत्रिका और मराठा पत्रिका को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाली गई थी मराठी भाषा में। तो यहाँ पर ये आपका सुमेलित हो जाएगा। यहाँ देखिए मराठा दे दिया, सुरेंद्र बनर्जी, गलत हो जाएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर कर रहा था इसमें से कौन सुमेलित है फ्रेंड्स? तो आपका यही है जो आपका सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी वाला यंग एनी बेसेंट यंग इंडिया आपका गलत है फ्रेंड्स। न्यू इंडिया महात्मा गांधी ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही आपका यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यंग इंडिया के लेखक देखा जाए तो फ्रेंड्स इसका थे कौन? यंग इंडिया का रहा ना, तो इसका थे महात्मा गांधी थे। ठीक है फ्रेंड्स, न्यू इंडिया के लेखक थे एनी बेसेंट। न्यू इंडिया का तो उल्टा पुल्टा इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर से किसे कन्फ्यूज किया है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया का रहेगा तो एनी बेसेंट याद रखेगा, यंग इंडिया का महात्मा गांधी रहेगा। और ये बीजे तिलक है तो ये आपका सही है, केसरी का था। और मराठा का भी था जो बीजे तिलक ही था, ना कि सुरेंद्र बनर्जी। तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ, न्यू इंडिया का किसके द्वारा किया गया था? तो न्यू इंडिया का एनी बेसेंट के द्वारा और यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा।
30 नंबर सवाल, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? चलिए 30 नंबर सवाल का, तो जवाहरलाल नेहरू, वही फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अंग्रेजी में दे दिया है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1929 में लाहौर वाला जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 31 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन था? 31 का करेक्ट आंसर दसवंत। ठीक है, अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार कौन था? दसवंत था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? 40 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, तो आपका गलत है। 31 में राजगुरु को फांसी, जहाँ ये आपका सुमेलित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बाकी असहयोग आंदोलन का प्रारंभ ये गलत है। रॉलेट सत्याग्रह ये भी गए, क्योंकि 1919 में हुआ था, असहयोग हुआ था जब 20 से हुआ था फ्रेंड्स, तो आपका सभी ये सब गलत है। सही है जो आपका यही है 1931 ईस्वी में, क्योंकि फ्रेंड्स याद रखिएगा कितना, 23 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसको सभी को याद रखना है फ्रेंड्स। 23 मार्च 1931 ईस्वी, 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के तहत आपका 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर मुकदमे षड्यंत्र के तहत राजगुरु आपका किसको भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु तीनों को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में, डेट भी याद रखिएगा 23 मार्च को फ्रेंड्स आपका भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई थी लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे के तहत में। ठीक है, तो यही आपका सुमेलित है। अगला है, दो इलेक्ट्रॉन जो एक ही कक्षक में हैं, इसमें अंतर किसके द्वारा किया जा सकता है? 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रचक्रण क्वांटम संख्या के आधार पर अंतर किया जा सकता है। 34 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है, निम्न यौगिक में से किसका जलीय विलयन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है? किसका जलीय विलयन? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन है जो विद्युत का सबसे अच्छा आपका सुचालक होगा। 36 नंबर, निम्न में से कौन सा एक यौगिक परऑक्साइड है? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका जो है फ्रेंड्स यौगिक परऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि निम्न में से कौन सी एक गैर अपचायक शुगर है? गैर अपचायक शुगर इसमें कौन है? ग्लूकोज, सुक्रोज, मल्टोज या लैक्टोज? 37 का बी करेक्ट आंसर हो, सुक्रोज है जो गैर अपचायक शुगर के अंतर्गत आता है। 38 नंबर, प्राकृतिक रबर में क्या होता है? प्राकृतिक रबर में जो होता है फ्रेंड्स सभी शीश विन्यास हैं। ऑप्शन नंबर सी, देखिए मॉडरेट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर में सभी शीश विन्यास है। 39 नंबर सवाल को देखिए, कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडी परिस्थिति में ही अस्थायी है, तो मधुरक 39 नंबर सवाल का इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्पार्टेम। ठीक है, एस्पार्टेम है इसका करेक्ट आंसर होगा। कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडी परिस्थिति में स्थायी रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया में किस निकाय द्वारा न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और न ही ऊष्मा का विमुक्त होता है? ये कौन सा प्रक्रिया होता है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एडियाबेटिक, जिसको क्या कहते हैं? रुद्धोष्म कहते हैं। 40 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए, एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसको खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, नए तार का प्रतिरोध कितना होगा? 41 का करेक्ट आंसर इसका 16 गुना आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है एक विशेष लौह तार का वैद्युत प्रतिरोध R है, इसकी लंबाई तथा त्रिज्या को दोगुना कर दें तो क्या होगा? 42 का करेक्ट आंसर ये होगा, प्रतिरोध मान आधा हो जाएगा और विशिष्ट प्रतिरोध मान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, एक विशेष लौह तार का वैद्युत प्रतिरोध R है, अगर इसकी लंबाई तथा त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दीजिएगा, दोनों को दोगुना करने पर तो प्रतिरोध का मान आधा हो जाएगा और विशिष्ट प्रतिरोध मान अपरिवर्तित रहेगा। विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
43 नंबर सवाल फ्रेंड्स, किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी एनर्जी लॉस होती है फ्रेंड्स, काफ़ी देर तक बोलते रहना पड़ता है, इसलिए कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। 43 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिचुंबकीय। किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, तो प्रतिचुंबकीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उपयोग एक संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने में किया जा सकता है। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई त्वरित आवेश। ठीक है, 44 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, किसी त्वरित आवेश का उपयोग विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने में किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी त्वरित आवेश का, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल देखिए, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन में जब संपर्क के माध्यमों के युगल के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण कितना होगा। 45 का, तो 45 का कितना हो जाएगा अपवर्तन कोण, 90 डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि आपका निम्नलिखित में कौन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 46 का, तो 46 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, किसी तालाब की वास्तविक और आभासी गहराई में अंतर, ये जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही जो आपका जैसे बाल्टी में कोई आपका कोई सिक्का रखा हुआ है फ्रेंड्स, तो देखिएगा आपका ऊपर की ओर ज़्यादा लगेगा, यानी रियल पता गहराई का पता नहीं चलता है। ठीक है, महसूस होगा कि नज़दीक में है लेकिन दूर में रहता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये सब होता है जो किसके कारण होता है फ्रेंड्स, तो ये सब अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तालाब की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में जो अंतर का कारण होता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके, अपवर्तन के कारण होता है, ना कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो यही कह रहा है ना, कारण नहीं होता, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए फ्रेंड्स, प्रकाशीय तंतु कार्य करता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे। गर्मी के मौसम में दिन में जो मृग तृष्णा होता है फ्रेंड्स, वो भी होता है जो किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। हीरे का जो चमक होता है फ्रेंड्स, किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। लेकिन किसी तालाब की वास्तविक और आभासी गहराई में जो अंतर होता है अपवर्तन के कारण होता है। 47 नंबर सवाल को देखिए, परमाणुओं के बोर मॉडल के अनुसार क्या होता है। तो बोर मॉडल आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, देखिए 10th क्लास में आपका, 9th 10th में आपका केमिस्ट्री में ये पढ़ना था। तो इसके अनुसार क्या होता है, 47 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कल्पना की जाती है कि इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2π का सरल गुणक होता है। ठीक है, परमाणुओं के बोर मॉडल के अनुसार 47 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखिए, एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ है, साइंस वाला थोड़ा विशेष टफ लग रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो सभी तरह के प्रैक्टिस आप लोग देखते जाइए, जितना करिएगा उतना अच्छा रहेगा। 48 का करेक्ट आंसर बी होगा, tRNA में एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है, तो tRNA में पाया जाता है। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर ऑपरेशन मॉडल प्रस्तावित किया था, ओपेरॉन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ मिस्टेक पढ़ रहा था मैं, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, किसने किया था, तो 49 का ओपेरॉन मॉडल जो प्रस्तावित किया था जैकब तथा मोनार्ड ने किया था, प्रस्तावित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस मॉडल के अनुसार क्या होता था कि रासायनिक पदार्थ के जो जटिल संयोजन से ही जीवन का विकास हुआ है। इस मॉडल के अनुसार से ओपेरॉन मॉडल क्या कहता है कि रासायनिक पदार्थ के जटिल संयोजन से ही जीवन का विकास हुआ है। तो ये जैकब तथा मोनार्ड ने इसको प्रस्तावित किया था, ओपेरॉन मॉडल। 50 नंबर सवाल आपका है, इनमें से कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। चलिए ये देखिए मॉडरेट क्वेश्चन, ये भी फ्रेंड्स कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है, जो समस्थानिक है कोबाल्ट 60 उसका भी कैंसर में किया जाता है। और 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HGH। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, एक तरह के हार्मोन है, कैंसर के उपचार में HGH हार्मोन एक तरह से थेरेपी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है आपका। ठीक है, तो कैंसर के उपचार में आपका जो फ्रेंड्स HGH थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कीमोथेरेपी एक होता है ना फ्रेंड्स, उसी तरह से आपका HGH जो एक तरह के हार्मोन है, इसका थेरेपी का प्रयोग किया जाता है।
चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 51 नंबर सवाल है, समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, किससे? तो ऑप्शन नंबर बी ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का। 52 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सा अधिकतम पोषक है? अधिकतम पोषक इसमें कौन होगा? गेहूँ, मक्का, बाजरा या चावल? तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पोषक है ना, तो बाजरा इसका करेक्ट आंसर है। गेहूँ, मक्का और चावल से अधिक पोषक है जो आपका बाजरा है। बाजरा में अधिकतम पोषक है। 53 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, पीसीआर तकनीक का उपयोग किसका पता लगाने में किया जाता है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, पीसीआर। तो देखिए पीसीआर जो तकनीक है फ्रेंड्स एचआईवी का पता लगाने में किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 53 का हो जाएगा। पीसीआर का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है फ्रेंड्स? तो पॉलीमर्ज चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीसीआर जांच रखिए फ्रेंड्स, जिसको आपका पता करने किसके लिए? तो इसका एचआईवी जो एड्स का वायरस है उसके पता के लिए किया जाता है। 54 नंबर है फ्रेंड्स, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं। जैविक कारक में क्या क्या आएगा फ्रेंड्स? तो चलिए अच्छा सवाल है भी 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पादक भी आएगा, उपभोक्ता आएगा और अपघटनकर्ता भी आएगा। नहीं, ठीक है, जैविक कारक यही हो जाएगा ना पारिस्थितिकी तंत्र के। उत्पादक किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो जैसे हरे पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, यानी जितने भी वनस्पति हरे पेड़ पौधे हैं वो सभी उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। जैसे आपका हो गया घास हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, घास उत्पादक हो गया। अब घास को देखिए क्या खाया फ्रेंड्स? तो बकरी खाया, तो वो हो गया उपभोक्ता हो जाएगा, प्रथम उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बढ़ते जाता है द्वितीय उपभोक्ता और लास्ट में आपका अपघटन करता, जैसे आपका दीमक वगैरह आ गया फ्रेंड्स। अपमार्जक में जैसे चील आ गया, ये सब आ जाता है। 55 नंबर सवाल देखिए कि दीर्घकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठावां आवर्त तथा तीसरा समूह में। 55 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 56 नंबर सवाल को देखिए, पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? बहुत अच्छा सवाल फ्रेंड्स, हो सकता है एग्जाम में पक्का ये पूछा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा किया गया था। 57 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। वाणिज्यिक प्रपत्र है जो कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1989 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था 2005 में। 59 नंबर सवाल को देखिए, अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानताएं पाई जाती है? 59 नंबर सवाल, अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिकतम असमानताएं पाई जाती है? 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, सेवा क्षेत्र में। 59 नंबर सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिकतम असमानताएं पाई जाती है? तो सेवा क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल को देखिए, मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक की लेखक कौन है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भी है 60 का। तो देखिए मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक AR हिक्स के द्वारा लिखा गया था। याद रखिए इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। JR हिक्स के द्वारा मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक लिखा गया था। 61 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? चलिए क्वेश्चन पहले बहुत बार बता चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग गेस कीजिए। 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व को ही आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। 62 नंबर सवाल को देखें, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरते, बाकी झारखंड, गुजरात ये सबसे गुजरते हैं। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। हिमालय में तो 63 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। देखिए ये भी मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है, ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। कहवा के कुल विश्व के उत्पादन का 60% से अधिक भाग प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 64 का? तो 64 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर लैटिन अमेरिका से। ठीक है, कहवा के कुल विश्व के उत्पादन का 60% से अधिक भाग लैटिन अमेरिका से प्राप्त होता है।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। 65 नंबर सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई थी। महानगर में ना, तो सबसे कहाँ था फ्रेंड्स 65 का 2011 वाला में, तो ये आपका मुंबई में सबसे ज़्यादा किया गया था। 66 नंबर सवाल, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मेंटल में पाया जाता है। ठीक है, मेंटल में पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान। ये देखिए मॉडरेट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए पृथ्वी के जो ऊपरी भाग होता है इसे भूपर्पट्टी कहा जाता है फ्रेंड्स, और मेंटल है वो नीचे वाला होता है ना, तो पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान मेंटल में आपको पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए इसको एक तरह से देखा जाता है, पहला भाग को क्या कहते हैं, भूपर्पट्टी कहते हैं फ्रेंड्स, जो उसके बाद में आपका जो दूसरा होता है उसे क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, या तो भूप्रवाह भी कहा जाता है। तीसरा जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, कोर या क्रोड कहा जाता है। तो सबसे सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान मेंटल में ही पाया जाता है। 67 नंबर सवाल देखिए, किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती हैं। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दलहनी फसलें। ठीक है फ्रेंड्स, दलहनी फसलें जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती हैं। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि दलहन जो फसल होता है ना उसके जड़े में क्या होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसी कारण से यही होगा ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम में कौन सा हो जाएगा दर्रा फ्रेंड्स आपका, तो ये नाथुला दर्रा जो आपका कहाँ है, तो आपका सिक्किम में है। ठीक है, नाथुला दर्रा है जो आपका कहाँ है, सिक्किम में है। इसके साथ साथ एक आपका था फ्रेंड्स जैलेपला दर्रा भी आपका सिक्किम में है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जोजिला दर्रा जो कहाँ याद करते चलिएगा, जोजिला दर्रा है जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है फ्रेंड्स। ठीक है, जोजिला दर्रा है जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नाथुल्ला दर्रा आपका कहाँ हो गया, सिक्किम में हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आपका एक है आपका चांगला दर्रा, चांगला दर्रा है जो कहाँ पड़ता है, ये लद्दाख में पड़ता है। चांगला दर्रा कहाँ पड़ता है, तो आपका ये लद्दाख में पड़ता है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए, तो चांगला दर्रा लद्दाख में, नाथुल्ला दर्रा सिक्किम में, जोजिला दर्रा आपका कहाँ हो गया फ्रेंड्स, तो आपका अभी मैंने बताया जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, टोडा जनजाति का आवास है, तो टोडा कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, नीलगिरी पहाड़ी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल को देखिए, भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ ये पूछा जा रहा है 70 का, तो सर इसका भंडार है जो फ्रेंड्स देखिए भंडार पूछेगा तो हो जाएगा आपका झारखंड में हो जाएगा। भारत के झारखंड राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है, झारखंड में है जो कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार है। लेकिन पूछा जाए फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन कौन राज्य करता है, देखिए इसी में अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो झारखंड ऑप्शन दिया रहता है, फटाक से मार देते हैं, उत्पादन पूछता है तो वो गलत हो जाएगा। तो कहेगा भारत के कौन सा राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है, सबसे ज़्यादा खजाना कहाँ है, तो झारखंड हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन को अगर घुमा करके पूछा जाए फ्रेंड्स कि भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है, तब मारिएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये दोनों को जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी नहर जल आपूर्ति प्राप्त करती है कौन कौन से नदी से। इंदिरा गांधी नहर जल आपूर्ति कहाँ से प्राप्त करती है, तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 आपका ब्यास से और सतलज से और रावी से, चिनाब से नहीं करती है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी को जल कहाँ से मिलता है, इंदिरा गांधी नहर को जल तो ब्यास, सतलज और रावी नदी से मिलता है, तीनों से मिलता है, याद रखिएगा। 72 नंबर सवाल देखें कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो कहलगांव बिहार में पड़ता है, बिल्कुल सही। ऊंचाहार उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। कोरबा मध्य प्रदेश, ये आपका गड़बड़ लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स ये कोरबा जो आपका ताप विद्युत संयंत्र है ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता है। कोरबा ताप विद्युत संयंत्र आपका कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है ना। जी हाँ, ये है जो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ना कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। बाकी रामागुंडम तेलंगाना में पड़ता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सभी को आप लोग याद रखिए। कोरबा ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ना कि आपका मध्य प्रदेश में है। बाकी ये सब सही है। 73 नंबर सवाल देखिए क्या है फ्रेंड्स आपका कि सुमेलित करना है आपका सूची एक दूसरे सुमेलित के लिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके। घाटी नगर, संगम नगर, गेट नगर, कटक नगर है। ठीक है, तो देखिए ये सब कहाँ कहाँ है, इसी हिसाब से आपको सुमेलित करना है 73 नंबर सवाल का। तो चलिए मैं बताते चलता हूँ। घाटी नगर जो पड़ता है देहरादून में पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, देहरादून में पड़ता है घाटी नगर।
संगम नगर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? ये टेहरी में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? तो टेहरी में पड़ता है। संगम नगम कहाँ पड़ता है? तो ये आपका टेहरी में पड़ता है। उसके बाद बच गया फ्रेंड्स आपका गेट नगर, ठीक है। तो गेट नगर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो गेट नगर पड़ता है आपका ऋषिकेश में पड़ता है। कटक नगर कहाँ पड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा मंसूरी में, यानी कि इधर से उलट दिया है फ्रेंड्स। यानी 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 होता है, ठीक है। एक बार पुनः देख ले। घाटी नगर देहरादून, संगम नगर टेहरी, गेट नगर ऋषिकेश, कटक नगर मंसूरी। 74 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 74 नंबर सवाल है छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है। 74 नंबर सवाल का देखें, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता क्या है? 74 का करेक्ट आंसर डी, लाल मिट्टी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ की अधिकांश भाग की विशेषता है कि लाल मिट्टी यहाँ पर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। 75 नंबर सवाल देखिए, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? तो ट्रिक से बताया था फ्रेंड, चांदी मैं किसको दूं, यानी चांदी मैं किसको दूं, यानी मैं किसको है जो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ट्रिक से बहुत पहले भी बताया था, इस तरह से याद रखेगा अगर भूल जाते हैं तो। चांदी का सबसे, तो चांदी मैं किसको दूं लगा दे, एक सेंटेंस बना ले, सभी दिन याद रहेगा। चांदी मैं किसको दूं, यानी चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैं किसको है। अगला फ्रेंड्स 76 नंबर सवाल है, निम्नलिखित स्थल रूप से अपर्दन कारकों का शुद्ध युग्म है। निम्नलिखित स्थल रूप से अपर्दन कारकों का शुद्ध युग्म क्या है? 76 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर है ज्यूगेन, ठीक है। ज्यूगेन है जो फ्रेंड्स शुद्ध युग्म में है। ज्यूगेन पवन के द्वारा आकृति बनता है, जैसे पवन के द्वारा जो धूल कण हवा अपर्दन के द्वारा जो क्रिया होता है उसी के फलस्वरूप ये ज्यूगेन का निर्माण होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा मरुस्थल में तो एक ज्यूगेन रहता है, कैसा रहता है फ्रेंड्स? तो आपका छत्रक जैसा ऐसा रहता है, ठीक है। इस तरह से आपका देखिए बना हुआ रहता है। यहाँ पर देखिएगा ऊपर छत्रक जैसा रहेगा, इधर बालू वगैरह रहेगा, तो अपर्दन के फलस्वरूप देखिए इस तरह से बनता है, इसी को ज्यूगेन कहते हैं, ठीक है। और ये ज्यूगेन है जो आपका पवन के अपर्दन के फलस्वरूप ही बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी है जो सुमेलित है, बाकी सब है जो गलत है। 77 नंबर, वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाले किस देश के पहले अंतरिक्ष यात्री है? चलिए अच्छा सवाल। 77 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये चाइना का है, ठीक है। वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाले किस देश का पहले अंतरिक्ष यात्री है? तो ये यात्री कहाँ का है? आपका वांग यापिंग चीन का है। अगला 78 नंबर सवाल आपका है कि कौन से देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगी? तो 78 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मिस्र करेगा। चलिए फ्रेंड्स आपका 79 के बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिशन लूसी की घोषणा की गई है। आज का लास्ट सवाल देखते हैं। कर्नाटक के 7 जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नया नाम क्या है? कर्नाटक के 7 जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नया नाम क्या है? 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, कितूर कर्नाटक उसका नाम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 80 प्रश्न देखिए आपका मैथ का इसमें आपको इंक्लूड नहीं किया है। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।